So we were to start from this page number where Chetan now goes to back. चलिए भाई, तो let's continue further. लोगों का एक क्वेरी भी हो सकता है कि सर आज फाइनेंशियल लिटरेसी क्लास छोटी क्यों रखी गई है. Some students had 2 tests, some have 1 test. तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए लोग आत्महत्या ना कर लें, तो इसलिए इस तरह से अरेंज कर दिया गया. चलिए भाई, तो मिस्टर चेतन अपनी मम्मी के साथ गए हैं बैंक, और बैंक में उन्होंने सो कॉल्ड मुलाकात की मिस वरुणा जी से. ये कोई बैंक की एम्प्लॉय होंगी, और बात की गई कि भाई इनको एक अकाउंट ओपन करना है. तो मैनेजर ने बोला ठीक है, तो आप किस तरह का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं. तो चेतन ने क्वेरी की कि भाई यहाँ पे कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं. तो रफली स्पीकिंग चिल्ड्रन, बैंक में कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं? लेट मी आंसर यू. सबसे पहला ऐसा अकाउंट where you can deposit money anytime you feel like, you can withdraw money anytime you feel like. अब ये मत सोचिएगा सर रात को 1:30 बजे एक बार बैंक गए थे आपके कहने पे, और आप कह रहे हैं एनी टाइम यू फील लाइक पैसा मिल जाएगा, एनी टाइम यू फील लाइक पैसा जमा हो जाएगा. बट सर वहां पे तो बैंक का शटर गिरा हुआ था, ताला लगा हुआ था. एनी टाइम मतलब जो नॉर्मल बिजनेस आवर्स होंगे उस टाइम में आप कभी भी बैंक से जाके पैसे ले सकते हैं और सो कॉल्ड जमा भी कर सकते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके डिपॉजिट पे लगभग 2.5 से 4% होता है. ये अकाउंट्स आपके बैंक में भी ओपन हो जाते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी ओपन हो जाते हैं. दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेविंग अकाउंट. इज दैट क्लियर? आप बिजनेस एक्टिविटीज अकाउंट से नहीं कर सकते, एल्स दिस अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ डिपॉजिट और विथड्रॉल. सबको ये कहानी समझ में आ गई? क्लियरली अंडरस्टूड? सो चिल्ड्रन, दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेविंग अकाउंट. इज दैट अंडरस्टूड? देयर आफ्टर, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए कोई अकाउंट ओपन करना है बच्चों, तो आप सो कॉल्ड बैंक में अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं. बट सारे बिजनेसमैन जो होते हैं, सारे बिजनेसमैन वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं होते. तो व्हाट यू कैन डू, आप एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. कहां पे? एमएसएमई. सर ये एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. उद्यम रजिस्ट्रेशन नाम से इसको पहचाना जाता है. किस नाम से? उद्यम रजिस्ट्रेशन. इज दैट क्लियर? तो आपके बिजनेस का एक नाम होगा, फॉर एग्जांपल उस नाम के आगे आपका अपना नाम होगा, आपका आधार नंबर होगा, जिससे आपकी आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी कि ये बिजनेसमैन सो कॉल्ड इस बिजनेस से एसोसिएटेड है. तो या तो आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बट दैट इज वेरी कॉस्टली. वो फ्री में नहीं होता, 10-15 हजार रुपए लग जाते हैं उसके लगभग. और उसके बाद जीएसटी का बुक कीपिंग सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है. तो अगर आप करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो यू शुड बी अ बिजनेसमैन. और इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? या तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो आपका. इफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट देयर, यू शुड हैव एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन. खोपड़े में बात गई. एमएसएमई सर्टिफिकेट नजर कैसे आता है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा. ये बच्चों उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस तरह का होता है. दिस इज फॉर माय अंकल्स शॉप बेसिकली. तो बिजनेस का नाम होगा, उसके आगे पर्सनल नेम ऑफ द प्रोप्राइटर होगा, आधार नंबर होगा. उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरह के बिजनेसमैन हैं. तो पूरा फॉर्म वगैरह आपको भरना पड़ेगा. 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको रजिस्टर करने में. तो इस तरह का अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास है, या आप जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हैं, तो आपको बैंक में करंट अकाउंट खोलने की परमिशन मिल जाएगी. कुछ बैंक्स कहते हैं कि भाई मिनिमम डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा 25 से 50 हजार रुपए का. कुछ बैंक्स कहते हैं कि भाई मिनिमम 5,000 दे दीजिए, और कुछ कहते हैं अच्छा चलो 2,000 रुपए दे दो. तो ये जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं ये चाहते हैं कि थोड़ा वेल्दी बिजनेसमैन हमको मिले, तो दे वांट अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ हायर अमाउंट. और एसबीआई हो गया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक एंड ऑल, ये 4-5 हजार रुपए में करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं आपका. वेयर सेविंग अकाउंट के लिए देयर इज प्रैक्टिकली नो मिनिमम रिक्वायरमेंट. बट अगर आपको चेकबुक वगैरह चाहिए तो कुछ बैंक्स कहते हैं कि मिनिमम 2,000, कुछ कहते हैं मिनिमम 5,000, और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं मिनिमम आपको 10,000 रुपए एट ऑल टाइम बैलेंस वहां पे रखना पड़ेगा. क्यों सर ऐसा कहते हैं? भाई आपकी चेकबुक है, एटीएम कार्ड है, आपको और बेनिफिट्स दे रहे हैं. इज दैट क्लियर? तो डिफरेंस बेसिकली आपके सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में दो होते हैं चिल्ड्रन. पहला, सेविंग अकाउंट इज फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन, बट करंट अकाउंट ओपन करने के लिए यू शुड बी अ बिजनेसमैन. सेविंग अकाउंट में जितना पैसा आपने डिपॉजिट किया है सिर्फ आप उतना ही निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा विड्रॉ नहीं कर सकते. बट इफ यू आर हैविंग अ करंट अकाउंट एंड यू हैव गुड रिलेशंस विद द बैंक, जितना आपने डिपॉजिट किया है बैंक इससे थोड़ा ज्यादा विड्रॉ करने की भी परमिशन देता है.
और उस परमिशन को बोला जाता है व्हाट इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट। ये डिराइव हुआ है बच्चों एक शब्द से विच इज कॉल्ड एज ओवरड्रॉन। तो मान लीजिए बैंक के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बैंक कह रहा है परेशान मत हो, जब भी 1 लाख रुपए तक की रिक्वायरमेंट होगी बस चेक काट के दे देना, हम ऑनर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके करंट अकाउंट में 20,000 रुपए पड़ा हुआ है, हाउ मच चिल्ड्रन? 20,000, और बैंक कह रहा है कि भाई मिनिमम 5,000 का बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। तो आउट ऑफ 20 व्हाट इज द फ्री अमाउंट अवेलेबल चिल्ड्रन? 15। और आपने किसी को 1 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया तो 15,000 तो बैंक आपका अपना देगा, 85,000 बैंक अपने पास से आपको लेंड कर देगा। और जब तक आप ये पैसा वापस कर नहीं देते बैंक आपसे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट, क्योंकि फ्री में तो जहर भी नहीं मिलता है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो करंट अकाउंट में आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा। सर अगर हमें और थोड़ा उधार चाहिए करंट अकाउंट में, बैंक आएगा नो प्रॉब्लम, हमारे यहाँ एक 10 लाख रुपए का एफडीआर करा लो, हाउ मच? और हम उसी को सिक्योरिटी मान के आपको 10 लाख रुपए तक का लेंडिंग कर देंगे। जब भी आप चेक वगैरह काटेंगे 2, 4, 5, 6, 10 लाख के, हम उन चेक्स को ऑनर कर देंगे कि आप अगर कल को भाग भी गए तो आपका एफडीआर पड़ा हुआ है हमारे पास, हम उसमें से आपका पैसा सेटल कर लेंगे। व्हाट इज एफडीआर? वो भी एक टाइप ऑफ अकाउंट है, बताता हूँ क्या होता है बच्चों। इतना समझ में आ गया? चलिए, देर आफ्टर आप बैंक से कह रहे हैं भाई मेरे पास 10 लाख रुपए है और मेरे को 4-5 साल के लिए इसको जमा करना है। बैंक आएगा ठीक है, वी हैव अ स्कीम जिसको हम बैंक की भाषा में बोलते हैं व्हाट? टर्म डिपॉजिट, और लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एफडी करा दी बैंक में। क्या करा दी? एफडी। तो एफडी इज फिक्स्ड डिपॉजिट। आर शब्द का मतलब रेसिप्ट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट रेसिप्ट। तो आप लमसम बैंक को पैसा देते हैं 2, 4, 5, 10 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 7% के आसपास आजकल चल रहा है चिल्ड्रन। बीच में अगर आप पैसा निकालते हैं टाइम से पहले तो प्री मैच्योर विड्रॉल की पेनल्टी लगेगी 1%, आधा %, बैंक टू बैंक, स्कीम टू स्कीम, टाइम टू टाइम, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, ये मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने बैंक में 5 साल का एक एफडीआर कराया और बैंक आपको कह रहा है कि 7% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना? आपने कहा अच्छा मान लीजिए हम अगर पहले पैसा अपना सो कॉल निकलवा ले तो बैंक कहेगा नो प्रॉब्लम, आपको एक सिंपल सी पेनल्टी चार्ज की जाएगी, कितने की? 1% की। अब आपको क्या लग रहा है कि 5 साल बाद पैसा लेंगे तो 7% मिलेगा, और अगर पहले ले लेंगे तो कम से कम 6 तो मिलेगा। अब मैं इसकी कहानी बताता हूं आपको, जो कहानी 99 क्या मैं मान के चलता हूं 100% लोगों को नहीं पता होती, सिर्फ बैंक एम्प्लॉयज को पता होती है, और इसमें इंसान फंस जाता है। ध्यान दीजिएगा बात को, ये मैं झटका खा चुका हूं पिछले साल। मैंने एक बैंक में एफडी कराई, सम फंड्स वर लाइंग एक्सेस, तो मैंने कहा सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, पता नहीं कोई जाम तारा चांद तारा से ओटीपी आ जाए और मेरा पैसा ले जाए, तो इस पैसे को चलो एफडी करा देते हैं। तो आई कॉन्टैक्टेड अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो कह रहा है कि भाई 7% इंटरेस्ट है 5 साल की एफडी पे। मैंने कहा अगर मान लो मेरे को पैसे की जरूरत पहले पड़ गई तो? कह रहा है 1% कट जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। कह रहा नहीं तुमने पूरी बात सुनी नहीं मेरी। मैंने कहा सुनाओ। कह रहा मान लो कि तुमने पैसा 3 साल बाद ही बैंक से ले लिया, कितना? और 3 साल की एफडी पे इंटरेस्ट 6.25% है, हाउ मच? और अगर 3 साल बाद पैसा लेने आते हो तो इसमें 1% कटेगा और कितना मिलेगा? 5.25। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? कह रहा टीचर में और प्रोफेशनल में बस यही फर्क होता है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो ये बात बच्चों ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो अनपढ़ गवार जाहिल की तरह बैंक वालों से लोग लड़ाई करने लग जाते हैं। और बैंक कहेगा भैया आपने साइन किया है, टर्म्स एंड कंडीशंस आपने पढ़े थे। आपने कहा वो तो इतने छोटे छोटे थे कि मेरी आंख खराब हो जाती दिमाग के साथ साथ। तो कभी आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े? और अगर आप उतना पढ़ लेंगे ना तो आत्महत्या कर लेंगे जाके। अगर आपने सारी बातें ठीक से पढ़ ली तो शायद बैंक में आप कभी अकाउंट खोलेंगे नहीं। और 90% क्या जानती है जनता? बैंक में खुले अकाउंट्स की सेफ्टी कितनी है बच्चों? बिल्कुल गलत, एकदम झूठ। पर कस्टमर आईडी सिर्फ आपका 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। अगर बैंक भाग गया तो कितना गवर्नमेंट आपको देगी? निर्मला सीतारमन जी ने लिमिट बढ़ा के 2 साल पहले 5 लाख कर दी। सर मान लीजिए किसी की 15-20 लाख की एफडी है और बैंक भाग गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, 20 लाख में से 5 लाख मिलेगा आपको वापस, बाकी 15 लाख जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो ये कहानी सबको क्लियर हो गई? पीनल इंटरेस्ट सर एफडी वाला पॉइंट फिर से समझा दीजिए। कौन सा प्रणव जी? एफडी वाला सर, 3 इयर्स वाला। आपने 5 साल के लिए एफडी कराने की सोची 7%, और आपने बैंक से पूछा कि अगर मैं टाइम से पहले पैसे लेता हूं तो क्या नुकसान होगा? बैंक कहेगा 1% इंटरेस्ट कट जाएगा। आपको क्या लग रहा है 7 की बजाय कितना मिलेगा? 6। 6। अब आप 3 साल बाद बैंक के पास गए
और आपने कहा आई नीड माई मनी, प्लीज गिव मी माई मनी। बैंक कह रहा है ठीक है, 3 साल की एफडी पे इंटरेस्ट कितना होता है? 6.25, उसमें 1% कटेगा तो आपको कितना मिलेगा? 5.25। हर टाइम पीरियड का इंटरेस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। और मैं आपको इसमें एक सिंपल ज्ञान देता हूं, जितने ज्यादा टाइम के लिए आप एफडी कराएंगे बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। सर मतलब 1.5 साल की एफडी पे अगर 7.25% है, तो क्या 25 साल की एफडी पे 6% होगा? कोई भरोसा नहीं 5% हो। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी इकोनॉमिक्स लगी है। क्या इकोनॉमिक्स लगी है? इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? ये कहाँ पढ़ाई जाती है? कहीं नहीं पढ़ाई जाती। ये इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच नहीं होता है, थॉट है बेसिकली। अगर आप इंडिया की बात करें, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, यस और नो? 25 साल पहले लोगों के पास पैसे का क्राइसिस ज्यादा था या आज? आज ज्यादा क्राइसिस है 25 साल पहले? यस सर। भाई आज अगर आपके घर में 1-2 लाख रुपए का कहीं खर्चा है, तो क्या पापा को सोचने की जरूरत है? नो। बट पापा के दादाजी को 5,000 भी खर्च करना पड़ता था तो सोचने की जरूरत पड़ती थी। क्यों? भाई उस समय लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे। आई रिमेम्बर मेरे पापा बताया करते थे 1979 में पूरे मोहल्ले में 2-4 घर थे जहां पे लैंडलाइन फोन्स हुआ करते थे, उसमें से हमारा भी एक घर था। आज क्या हर घर में आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा? आप बोलेंगे यस सर। क्या 20 साल पहले ऐसा था? नो, इंटरनेट यूज्ड टू बी अ लग्जरी। और 50 साल पहले की बात, वो फोटो वाला कैमरा होता है, वो अगर किसी के पास होता तो बड़ा रईस आदमी माना जाता था वो। आज ऐसा कुछ है? आज आईफोन भी दलिद्रों के हाथ में रहता है हमेशा। इज दैट क्लियर? तो सो कॉल्ड, जैसे जैसे देश डेवलप करते हैं लोगों की कमाई बढ़ती है, तो लोगों को लेंडिंग की, बोरोइंग की जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास अपने पैसे होते हैं। आई रिपीट, उनके पास अपने पैसे होते हैं। तो क्या 10 साल पहले बैंक से लोन लेने वाले लोग जो थे, आज लोन लेने वाले लोग हो सकता है ज्यादा होंगे, बट कंपैरेटिवली किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं? पहले लोग बेसिक नीड्स के लिए लोन लेते थे, आज मेजॉरिटी लोग बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट ईयर्स अगो चिल्ड्रन, ईयर्स अगो जब आप बैंक में एफडी करवाने जाते थे, तो बैंक कहता था एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%। कितना? और अगर आप लोन लेने जाते थे तो आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ता था? इतना ज्यादा सर, 22%। हाँ, मैं आपको 70s और 80s की बात बता रहा हूँ। 9.25% की एफडी तो आज भी मेरे पास रखी हुई है आईडीबीआई बैंक की, जो सो कॉल्ड 2015 में पापा ने कराई थी। 9.25% मिलता है आज कहीं? 9.25% इंटरेस्ट बैंक में नहीं मिलेगा। आज बैंक में आप होम लोन लेने चले जाएं तो लगभग 8.5% पे आपको मिल जाएगा। इसलिए एफडीज पे बैंक कितना इंटरेस्ट आपको देगा? सिर्फ 7%। इज दैट क्लियर? पर्सनल लोन बैंक 14% पे आजकल देता है, वो ईएमआई वगैरह जो लोग नहीं कराते उन पे। तो कहां लेंडिंग पे 22% था और आज घट के कितना हो गया? 14%। क्यों? जब बैंक में ज्यादा लोग लोन लेने जाएंगे तो पैसा लेने की, बोरो करने की डिमांड ज्यादा, पर बैंक के पास उतना पैसा अगर नहीं है तो बैंक क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। आई रिपीट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। और जब बोरोइंग करते टाइम बैंक आपसे लेगा 22%, तो मेरे जैसे डिपॉजिटर को भी 16% देने में उसके पेट में दर्द नहीं होगा। बट जब बैंक के पास लोग लोन लेने ही बहुत ज्यादा नहीं जा रहे, बैंक कह रहा है भैया लोन ले लो, प्लीज 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 लोन ले लो। गलती से आपने मिस्ड कॉल मार दी, हमको लोन चाहिए, जब तक फोटो पे माला नहीं चढ़ जाएगी वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। होम लोन आपने लिया 50 लाख का, बैंक कह रहा है 8.5% इंटरेस्ट आपसे लेंगे। तो भैया आपको 50 लाख रुपए जब 8.5% पे बैंक ने लेंड कर दिया, तो जिसका 50 लाख बैंक में जमा है, क्या बैंक उसको 13-14% इंटरेस्ट दे पाएगा? कहां से देगा? जो पैसा बैंक बोरोवर से लेगा इंटरेस्ट के नाम पे, वही तो डिपॉजिटर को देगा। तो जब जब लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, डिपॉजिट पे भी घट जाएगा। तो बच्चों इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप करती हैं, लोगों के पास अपने पैसे अच्छे खासे होते हैं, तो वो बोरो करने ज्यादा नहीं जाते। तो जब बैंक में बोरो करने वालों की तादाद कम हो गई, तो बैंक लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा, बढ़ाएगा? सब्जी मंडी में आलू तो बिक रहा है, खरीदार है ही नहीं, व्हाट विल हैपन टू द प्राइस ऑफ पोटैटो? पोटैटो चुपेटो हो जाएगा, प्राइस ऑफ पोटैटो विल गो डाउन। तो बोरो करने वाले लोग कम है, आई रिपीट, बोरो करने वाले लोग कम है, तो बैंक अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट गिराएगा। तो हमेशा बच्चों बढ़ते हुए इकोनॉमी में, डेवलपमेंटल कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा गया है आने वाले टाइम में घटेगा। क्यों घटेगा? भाई लोग बैंक पैसा लेने उतनी फ्रीक्वेंसी में नहीं जाएंगे जितनी फ्रीक्वेंसी में पहले
जाया करते थे। इज दैट अंडरस्टूड? तो कल मंडे है, आप बैंक जाइएगा और कहिएगा मैनेजर अंकल से रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी पे क्या है, कहेंगे 6.25 6.5। सीनियर सिटीजन है तो चलो आधा % और दे दो। अंकल हमें 30 साल की एफडी करानी है, बैंक आएगा जोर से बोलो जय माता दी। क्यों भैया, हम इतना आपका पंगा नहीं ले सकते, हमें इतना रिस्क लेने का सो कॉल्ड कैपेसिटी है ही नहीं। हमें क्या पता कि 30 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। हम ये बता सकते हैं कि भाई 5 साल की मैक्सिमम एफडी हमारे बैंक में हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25% है। कल को हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए और बैंक आज 30 साल की एफडी 8% पे कर दे, तो बैंक ने तो ठेका ले लिया आपका कि वो 30 साल तक कितने % देगा, 8%। पता चला 10 साल बाद बैंक में लोन लेने के लिए लोग बहुत कम हो गए, पैसा पीछे से आ ही नहीं रहा। जब पीछे से पैसा आएगा नहीं तो आगे बैंक किसी को लेंड करेगा नहीं। अब जब पीछे से पैसा आ नहीं रहा तो बैंक कहेगा लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 2035 में कितना हो गया, 6%। कितना? एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 2%, सेविंग अकाउंट पे 0। ये गोला 0 होता है ना, सेविंग अकाउंट पे 0। उल्टा सेविंग अकाउंट में पैसा रखोगे 1% चार्जेस लगेंगे। अरे क्यों लगेंगे, हम आपके पैसे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो मेरी बातों पे अगर आपको हंसी आ रही हो तो ज्यादा हंसे ना, खिलखिला के जरा यूएस और ऑस्ट्रेलिया घुमाए, या आपके कोई रिश्तेदार वहां रहते हो तो उनको फोन करके पूछिएगा बताओ तुम्हारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में क्या है। वो कहेंगे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम जितना पैसा रखते हैं बैंक हमसे 2% चार्जेस ले लेता है। साल भर में एवरेज 1 करोड़ का अगर डिपॉजिट है तो भैया 2 लाख कट गया आपका पैसा। तो सेविंग अकाउंट बन जाता है कौन सा अकाउंट, शेविंग अकाउंट। इसलिए आज मैंने शेविंग भी कर ली पढ़ाने से पहले, 3D एग्जांपल दे पाऊँ आपको। समझ में आ गया? तो विदेशों में रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी पे बहुत कम है, दैट्स व्हाई फॉरेन कंट्रीज के लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपको मिलता है। कहानी समझ में आई बच्चों, या बिल्कुल भी नहीं समझ में आई? पक्का? तो ओवरऑल आने वाले समय में बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेंगे कंट्री में या बढ़ेंगे? गिरेंगे। क्यों गिरेंगे भाई? इसलिए गिरेंगे क्योंकि लोग बैंकों में पैसा बोरो करने नहीं जा रहे हैं। जब पैसा बोरो करने लोग जाएंगे नहीं, बैंक उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिराएगा। तो बच्चों जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक गिराएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर के कितना हो जाएगा, 6%। कितना? तो भैया जब बैंक 6% पे आप जैसों को लोन दे रहा है, 6% पे आप जैसों को लोन दे रहा है, तो हमारे जैसे डिपॉजिटर्स जब जाएंगे कि भैया हमारा पैसा जमा कर लो, बैंक कहेगा आइए सर चाय पीजिए हमारे साथ, 2% एफडी पे इंटरेस्ट है। कितना? तो बैंक मेरे जैसे डिपॉजिटर को कहेगा लाओ भैया 1 करोड़ दे दो, 2% हम आपको इंटरेस्ट देंगे, आपका पैसा 6% पे किसी को लेंड कर देंगे, और बीच का 4% अपने खर्चे पूरे करने के लिए, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए, अपनी ब्रांच का रेंट पे करने के लिए, इलेक्ट्रिक बिल पे करने के लिए, स्टेशनरी पे करने के लिए। बच्चे कहेंगे सर समझ गए, इतने बड़े बैल नहीं है। बैंक इस पैसे को यूज करेगा। तो क्या आज बैंक पंगा लेगा आपको एफडी पे 7% का प्रॉमिस करे, जबकि बैंक को पता है 11 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाला है? नो। तो बैंक वाले बड़े लोग हैं, पहले तो करते भी थे 10-10 20-20 साल की एफडी। मेरे को याद है हमारे घर में आखिरी एफडी 2015 में जो हुई थी, वो बैंक 10 साल के लिए किया कि भाई 2025 में अगले साल पैसा मिलेगा। सर आपके तो वारे नहीं आ रहे होंगे, बट आज अगर आप बैंक जाएं, बैंक कहेगा भैया 2 साल की करा लो, 3 साल की करा लो, 5 साल की करा लो, 5 साल बाद रेन्यूअल कर देंगे जो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आज हम 20 साल का बोझा पंगा पहले से प्रॉमिस करके कि 7.25% दें, बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट विल गो। तो हमेशा बच्चों डेवलपिंग कंट्रीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं। इज दैट क्लियर? इसका भी एक और एक्सक्लूसिव लेक्चर भी आपको लूंगा, 1-2 बातें इसमें और बतानी है। तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई? करंट अकाउंट अकाउंट क्या होता है, टर्म डिपॉजिट का ज्ञान समझ में आ गया? तो जिस चीज को देसी भाषा में, लेमन लैंग्वेज में एफडी बोलते हैं, बैंक की भाषा में एफडीआर या टर्म डिपॉजिट बोला जाता है। यहां तक कहानी क्लियर हो गई? इसको झटपट अपडेट करें बच्चों वेरी क्विकली। तो चलिए एक बार मैं छोटा सा रेपिटेशन कर देता हूं, जो बच्चे लेट आए उनके लिए, क्योंकि टीचर का तो फर्ज है किसी बच्चे का हाथ ना छोड़ना। सर आप छोड़ते नहीं, आप तो पकड़ लेते हैं सर, जकड़ लेते हैं एकदम। तो 25-50 साल पहले लोगों को पैसे की जरूरत ज्यादा थी, बट
लोगों के पास पैसे कम थे। तो मान लेते हैं कि पूरे देश को दो टीम्स में डिवाइड करते हैं, एक जिनके पास कम पैसे थे और दूसरे जिनको जरूरत बहुत ज्यादा पैसों की थी। तो मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो महीने का 5,000 कमाते थे और मुश्किल से 1,000 बचा पाते थे। दूसरे लोग ऐसे जिनको एक महीने में कम से कम 10,000 रुपए बैंक से बोरो करना है, क्योंकि उनको बिजनेस सेटअप करना है। अब एक टीम है जहां पे 10,000 उधार लेने के लिए बैंक से लोग खड़े हुए हैं सामने, और एक टीम है जो मुश्किल से 2-3 हजार रुपए बैंक को डिपॉजिट दे पा रही है। ये जो 3,000 डिपॉजिट दे पा रही है टीम, ये भांगड़ा कर रही है। सर क्यों? क्योंकि 3,000 रुपए जब बैंक में आया और आगे जब बैंक से लोग बोरो करने के लिए कह रहे हैं लाओ हमें 10,000 दे दो, तो बैंक कह रहा है भैया हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं, वी हैव ओनली 3,000, बिकॉज डिपॉजिटर्स की संख्या देश में कम है। क्यों? क्योंकि कंट्री में इनकम जनरेशन कम है। इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम होगी, सेविंग कम होगी तो भैया बैंक में पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए कहां से पहुंचेगा? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो बैंक में पैसा आ रहा है 3,000, बट बोरो करने वालों की ललक जीप कितना लिबलिबा रही है? 10,000। तो बैंक कह रहा है 25% इंटरेस्ट लगेगा अगर लोन चाहिए तो। कुछ लोग कह रहे हैं डन, दिया 25%। थोड़ा सा देख लो कुछ, बैंक कह रहा है अच्छा 22%। तो 3,000 रुपए को बैंक ने 22% पे लोगों को लेंड कर दिया, और जो पीछे जो लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे थे, बैंक कह रहा है टेंशन मत लीजिए, आपके अच्छे दिन आ गए हैं, आपको हम कितना इंटरेस्ट देंगे? 16। बीच का 6% बैंक के खर्चे मैनेज करने के लिए इज मोर देन सफिशिएंट। इनफ थोड़ा सस्ता वर्ड घटिया है तो मैंने सफिशिएंट यूज कर लिया। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ओवर द Yes, पीरियड sir. ऑफ टाइम वो लोग बिजनेस कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। अब बैंक से बोरो करने वालों की तादाद कम हो गई, क्योंकि जो बोरो करके फैक्ट्री चला रहे हैं उनका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। वो कह रहे हैं भाई हमने इतना प्रॉफिट कमा लिया, एक्सपेंशन के लिए अपने ही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देते हैं, हमें बैंक से अब फर्दर बोरो करने की जरूरत नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल बीते, 10 साल बीते, 15 साल बीते, 90, 2000, 2010 ये सब आया, 2020 आया, तो अब लोगों के पास अपना कमाया हुआ पैसा बहुत हो चुका है। और सो कॉल्ड अगर पैसा थोड़ा कम भी है तो बैंक से उधार लेने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल 3 महीने का उधार देने को तैयार है। तो आपको बिना पैसा दिए रॉ मटेरियल मिल रहा है, गुड्स बना के मार्केट में बेच के पैसा कमा के उसका वापस कर देना। तो कहने का मतलब जो बोरोइंग टीम थी वो बैंक जाना कम कर दी है। इज दैट क्लियर? अब बैंक के पास बोरोवर्स बहुत कम आ रहे हैं, बट डिपॉजिटर इस इंटरेस्ट के अट्रैक्शन की वजह से ज्यादा आ रहे हैं। तो जब बैंक के पास बोरोवर्स ही बहुत कम होंगे बच्चों, क्या बैंक इंटरेस्ट सो कॉल्ड बहुत ज्यादा ले पाएगा? नो। तो बैंक No, अट्रैक्ट sir. कैसे करेगा उनको? रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा के। तो जब लेंडिंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा, 8.5% मुश्किल से इंटरेस्ट बैंक उधार देने पे ले पा रहा है, तो पीछे से पाइपलाइन में जो पैसा आ रहा है, क्या उनको बहुत ज्यादा हम सो कॉल्ड इंटरेस्ट दे पाएंगे? नो। तो No, बच्चों sir. जैसे कंट्री डेवलप करेगी, सबसे पहले लेंडिंग और बोरोइंग के रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेंगे, एंड अकॉर्डिंगली डिपॉजिट रेट भी गिरेगा। इसीलिए आपने देखा होगा लोग बैंकों में आजकल एफडी कम करवाते हैं और स्टॉक मार्केट में ज्यादा कमाते हैं। इज दैट Yeah, क्लियर? sir. क्योंकि स्टॉक Yes, मार्केट इज sir. डायरेक्ट बिजनेस इज। हाँ, और ये जो 8.5 है ना बच्चों, ये सिर्फ हाउस लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5, 9, 9.25। पर्सनल लोन आप लेने चले जाएं अभी, ईएमआई वगैरह, जो आपको मोबाइल फोन पे 16%, 18% नजर आता है, उसमें हपक के पैसा कमाता है। काहे सर? क्योंकि इसमें भागने के चांसेस लोगों के ज्यादा है। तो मान के चलता है बैंक कि अगर 100 लोग को लोन देंगे, 5-10 तो भाग जाएंगे, 20% भाग जाएंगे। कितने? तो 14% आपने अगर 100 लोगों से मांगा और 20% भाग गए, तो एक्चुअली आपका जो कलेक्शन होगा इंटरेस्ट का, इसमें भी 20% आप गिरा ही दीजिए, 11% के ही आसपास हो पाएगा। नहीं समझे बात को? एक छोटी सी मैथ्स अप्लाई कर लेते हैं। बैंक ने 1 करोड़ रुपए लेंड किया एट द रेट ऑफ 14%, तो बैंक को कितना इंटरेस्ट मिलने की उम्मीद है? 14 लाख। इसमें से बैंक मान के चल रहा है 20% लोग भाग जाएंगे, तो 2,80,000 तो इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। कितना मिलेगा? 11,20,000। जिन लोगों से 1 करोड़ का डिपॉजिट लिया है, उनको प्रॉमिस किया है कि भाई तुम्हें कितना इंटरेस्ट देंगे? 7%। हाउ मच? 7 लाख। तो भैया बैंक ने प्रॉमिस किया है पे करने का 7 लाख, जो बैंक का क्या है? एक्सपेंस। और बैंक को इनकम कितने की मिलेगी? 11,20,000 की। नेट बैंक को बचेगा कितना? 4,20,000। अगर 1 करोड़ पे बच रहा है तो इट इज ओनली व्हाट परसेंटेज चिल्ड्रन? 4.2। बैंक कह रहा है बैंकिंग चलाने में 3% तो खर्चा है हमारा। 1 करोड़ रुपए के डिपॉजिट पे
3% का खर्चा है, तो 4.2 कमा के 3% अगर खर्च करेंगे तो बचेगा मात्र लगभग 1%। बैंक के शेयर होल्डर्स होंगे, उनको डिविडेंड वगैरह भी तो देना है। कल को और कोई प्रॉब्लम आ गई तो बैंक को कहां से झेलेगा? इसलिए इस तरह की पर्सनल लोनिंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। सर होम लोन पे क्यों नहीं ज्यादा होता? अब हर इंसान हनुमान जी तो है नहीं जो घर लेके भाग जाएगा। हाँ, हनुमान जी अगर बैंक चले गए बच्चों लोन लेने, तो मान के चलिए उनसे बैंक कहेगा आपको प्रभु 14% पे होम लोन देंगे, क्योंकि आप हिमालय पहाड़ ले आए थे संजीवनी बूटी के केस में। समझ में आ गया? क्योंकि उन्होंने को सैम्पलिंग पता ही नहीं था कैसे होती है, स्टैट्स की मेरी क्लास ही नहीं की हनुमान जी ने, तो कहे सब जड़ी बूटी ले चलते हैं। व्हाट हनुमान जी डिड? सेंसस। मेरी क्लास कर ली होते तो सैम्पलिंग से सारी जड़ी बूटी थोड़ी थोड़ी ले आते। समझ में आ गया? अच्छा सर हनुमान जी भी एब्सेंट थे आपकी क्लास में, मतलब आप हनुमान जी को ही पढ़ाए हैं? अरे मैं सबको पढ़ाया हूँ, परेशान मत होइए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई पूरी बात? पक्का? इंटरनेशनल मार्केट को आप इस तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए जापान जैसा देश भाई डेवलपिंग है, यूके जैसा देश डेवलपिंग है, तो सर ये आप 2 नंबर और 3 नंबर क्या लिख रहे हैं? डेवलपिंग कंट्रीज में हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, मैंने साबित कर दिया, क्योंकि वहां पे बैंक से गिड़गड़ा कर पैसा लेने वाली संख्या लोगों की कम होती है। बैंक को लोगों को बुलाना पड़ता, आओ लोन ले जाओ, तो बैंक कैसे अट्रैक्ट करेगा? सर कॉलर पकड़ा, चल लोन ले, चल लोन ले। क्या बैंक ऐसा करेगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा तभी तो आप अट्रैक्ट होगे। तो भैया जब लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो डिपॉजिटर को तो 1 और 1.5 देंगे। अब जिस डिपॉजिटर को जापान में 2% इंटरेस्ट मिल रहा है और उसको पता लग गया हिंदुस्तान में बैंक 6.5 दे रहा है, तो वो जापान का डिपॉजिटर पैसा कहां पे लगाएगा? इंडिया में लगाएगा। इज दैट क्लियर? बट अगेन अगर हम बात करें लेटर से अजरबैजान, इन सब देशों की, यहाँ पे भी डेवलपमेंट बहुत होना बाकी है, अफ्रीका वगैरह में, बट यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा, इस वजह से यहाँ लोग ज्यादा जाते भी नहीं है। तो आपने वो वेबसाइट देखी ना tradingeconomics.com, मैं 2-4 कंट्रीज आपको बता दूंगा जहां पे एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% भी है। आप कहेंगे रहने दीजिए सर, कौन सी कंट्री है? जमाइकन आइलैंड, समझ में आ गया? सिशेल्स, देयर आफ्टर केमन आइलैंड, देयर आफ्टर यू कैन से वो कौन सा देश है अभी? यूक्रेन। सर यूक्रेन में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 9% होगा, आपकी बात मान ली चलिए, ऐसा है नहीं अभी थोड़ा कम हो गया, पहले था, बट सर वहां पे सेफ्टी ऑफ फंड्स नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आइसक्रीम ये सिर्फ ये सोच के ना खाएं कि दोस्त खिला रहा है, अपनी सेहत भी तो देख लो ना, लाइको दोस्त खिला रहा है, फोकट किया चलो खा जाओ, पता लगा टॉन्सिल है, जुकाम लगा है, मरणासन स्थिति में है, नहीं हम खाएंगे, दोस्त खिला रहा है क्योंकि इसका चूना लगवाना है हमको। Is that understood? So only one factor should never be considered. I repeat, only one factor should never be considered. पिछले साल 1-2 बच्चों को बोला था एक्साइड बैटरी का शेयर खरीद लो, खरीद लिए, डबल ट्रिपल दाम हो गया, 220 में लिए थे 550 हो गया। मान लीजिए परसों बजट लेके आ रही निर्मला मौसी हमारी, और बजट में बोल दी कि भाई ईवीज पे हम एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, क्योंकि कल को बैटरी की रिसाइकिल में प्रॉब्लम आएगा, उस समय कार्बन फुटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हम कोटा सिस्टम लगा देंगे कि एक्साइड बैटरी का शेयर अब बढ़ेगा, तो जो बेचारे 550 में खरीद लियो बेवकूफ बन गए। तो नेवर वन फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड, देयर शुड बी मल्टीपल कंसिडरेशन फॉर एवरीथिंग। समझ में आ गई बात? तो अभी जापान ने हमको वो कौन सी ट्रेन बन रही है, बुलेट ट्रेन, अहमदाबाद गुजरात से मुंबई महाराष्ट्र तक के लिए, तो उन्होंने पता है 1% पे हमको लैंडिंग की। कितने पे? क्योंकि उनकी जितनी कबाड़ टेक्नोलॉजी थी जो उनके यहाँ ऑब्सोलीट हो चुकी थी, उनको गटर में फेंकनी थी, तो सोचे हिंदुस्तान ले चलते हैं, और हम लोग तो हैं बैल बुद्धि टाइप के, फोकट में मिल रहा है, गोबर भी मिल तो ले लेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो इस पे कोई बहस नहीं हो सकती, हर देश में ये सिस्टम डिफरेंट होता है। डेवलप कंट्रीज में बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एफडी में यूएस में तो 2.5% इंटरेस्ट रेट है लगभग, लोन भी बहुत कम होता है वहां पे, वहां लोग बोरो ही नहीं करते ना, वहां पे डेवलपमेंट का पीक आ चुका है, वहां पे डेवलपमेंट का पीक आ चुका है। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था भाई, इंडिया में आज आईटी के इंजीनियर्स भी खाली बैठने वाले हैं, क्यों? क्योंकि उतनी मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही है, तो हमें उतने इंजीनियर्स की जरूरत है ही नहीं, अब हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत है। समझ में आ गया? तो एक जमाना था 90s तक 2000 तक कि इंजीनियरिंग का बोलबाला बहुत ज्यादा था। आज क्यों लोग ज्यादातर सो कॉल्ड आईएएस सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं? इवन जो बीटेक भी करते हैं, व्हाई दे आर गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज? क्योंकि उनको पता है कि भाई बीटेक में उतना ज्यादा स्कोप अब नहीं है, तो या तो स्टार्टअप वगैरह कुछ लॉन्च कर लो, एल्स गो टू एडमिनिस्ट्रेशन। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो ये हमेशा बात याद रखिएगा, जब भी कंट्री डेवलप करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा गिरेंगे ही गिरेंगे। समझ गए बात को बच्चों? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज टर्म डिपॉजिट। बट आपके पास हर महीने कुछ पैसे आते हैं
आप हर महीने उसको डिपॉजिट करना चाहते हैं बैंक में, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही चाहते हैं जो लगभग एफडी पे हो चिल्ड्रन, और आप 5 इयर्स के लिए बैंक को कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो बच्चों 5 इयर्स में कितने मंथ्स हो गए? तो एवरी मंथ यू विल डिपॉजिट मनी, और 60 महीने तक आप ये डिपॉजिट करेंगे। 4 साल का है तो 48 मंथ तक, 6 साल का है तो 72 मंथ तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होता है जो एफडी पे होता है। इज दैट क्लियर? और आप 60 महीने के बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बैंक से वापस ले लेते हैं। दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिकरिंग डिपॉजिट। तो कितने तरह के डिपॉजिट पढ़े आपने? 4। इज दैट क्लियर? कौन से 4 डिपॉजिट्स? सेविंग, करंट अकाउंट, रिकरिंग एंड टर्म डिपॉजिट। लॉजिक समझ में आ गया बच्चों? मैंने आपको ये पेनल्टी के बारे में बता दिया। सेविंग अकाउंट में पेनल्टी लगती है जब आप एक मिनिमम बैलेंस से कम सो कॉल्ड पैसा वहां पे छोड़ देते हैं। रेकरिंग में भी अगर टाइम से पहले विड्रॉ के लिए पहुंच गए तो वहां पे भी पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। करंट अकाउंट में भी मिनिमम बैलेंस से अगर कम है तो बैंक वाले बिजनेसमैन से पेनल्टी ले लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? पक्का? सर रिकरिंग वाला फिर से बता दीजिए। रिकरिंग वाले में हर महीने आपको पैसे जमा करने हैं प्रणव जी। प्रणव जी आप क्लास में सोते ओके सर। रहते हैं क्या? नहीं सर, नहीं समझ में आया। या नहीं समझ में आया? हर बार ये तो मैंने बताया कि भाई हर महीने पैसा जमा करना है, और जब टाइम पूरा हो जाएगा तो इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। बुखार ज्यादा है थोड़ा आपको, दिमाग तक पहुंच यस गया सर। यस सर। अगर आपने किसी महीने मनी नहीं डिपॉजिट किया तो बैंक अगेन, पोस्ट ऑफिस अगेन उस पे पेनल्टी चार्ज करेगा। इज दैट क्लियर? प्रणव जी कोई ओके क्वेरी? सर। मुस्कान जी, सिमरन जी नो कोई सर। query? चलिए। सो बैंक आपको हर महीने भी इंटरेस्ट दे सकता है, हर क्वार्टर भी दे सकता है, हाफ ईयरली भी दे सकता है, और ईयरली। अब मैं कहानी बता दूं इंटरेस्ट की आपको। करंट अकाउंट पे यू गेट अंडा इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट सो कॉल्ड हाफ ईयरली मिलता है। कैसे? 6 महीने पे इंटरेस्ट देंगे। सर इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? कितना पैसा कितने दिन के लिए था? बैंक प्रोडक्ट मेथड यूज करता है। यू विल बी टॉट नॉट टू वरी। आपके टर्म डिपॉजिट पे एंड रिकरिंग डिपॉजिट पे चल रहे हैं, इंटरेस्ट इज पेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। हर 3-3 महीने पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। कब कब? हर 3-3 महीने पे। इज दैट अंडरस्टूड? ये रियल सेंस में बैंक्स इंडिया में इंटरेस्ट देते हैं। सेविंग अकाउंट पे कब मिलेगा बच्चों? हाफ ईयरली, 6 महीने पे 2 बार। तो आप कभी अपने पापा का मोबाइल या पासबुक एप्लीकेशन चेक करिएगा तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट साल में 2 बार आता है। क्यों 2 बार आता है? भाई 6 महीना अर्थ पे 2 ही बार होता है। प्रणव जी समझ गए इस बात को? और यस सर। FD पे और टर्म डिपॉजिट पे 3-3 महीने पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट? यस पक्का? सर। चलिए। यस सर। आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा 6 महीने पे। माने तो निकालिए, माने तो जमा रहने दीजिए। एफडी का और रेकरिंग का इंटरेस्ट जमा होता रहेगा, मिलेगा तभी वापस जब आपका टाइम पीरियड, अरे आपका नहीं मतलब आपके डिपॉजिट का। इज दैट क्लियर? लाइफ इंश्योरेंस की तरह मत समझ लीजिएगा, पर्सन और टाइम विच एवर फिनिशेस फर्स्ट। इंसान या समय जो पहले खत्म हो गया पैसा मिल जाएगा। ओके? तो अगर आपने रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक में 5 साल का खुलवाया कि मैं 5 साल तक हर महीने पैसा जमा कराऊंगा, तो बैंक हर 3-3 महीने पे इंटरेस्ट देता रहेगा। 5 साल में कितने 3 महीने आएंगे? 20 बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा और पूरा पैसा मेच्योरिटी पे टाइम एंड पे आपको वापस मिल जाएगा। कोई क्वेरी यहां तक? तो यू कैन राइट दिस इन योर वर्कबुक चिल्ड्रन। नो सर। तो ये बात सबको समझ में आ गई भाई? बच्चों सबको ये बात समझ में आ गई? चलिए चलिए आगे। रेकरिंग डिपॉजिट इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। इतना ज्ञान लेने के बाद चेतन को किस तरह का अकाउंट नहीं खोलना चाहिए पहले आप ये बता दीजिए, या चेतन का किस तरह का अकाउंट खुलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? करंट अकाउंट। वेरी गुड। क्यों भाई? क्योंकि सर ही इज नॉट अ बिजनेसमैन। कौन कौन से अकाउंट्स चेतन खुलवा सकता है? सिर्फ चेतन को दिमाग में रखें, बस सिर्फ चेतन को। सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बट यहां पे चेतन कौन सा अकाउंट सिर्फ खुलवाएगा? सेविंग। सेविंग अकाउंट। तो सर ये एफडी होती कैसे है बैंक में? आप बैंक के पास जाइए, बैंक कहेगा भैया सबसे पहले तो फॉर्म भर दो, वो सब मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। उसके बाद अपना एक कस्टमर आईडी हम आपको दे देंगे,
फिर आप 2000 रुपए हमको कैश दे दीजिए। क्या दे दीजिए? इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा तो 2 घंटे बाद आप बोलेंगे सर ने गलत पढ़ा दिया। कैश पहले लगा करता था, अब नहीं लगा करता, क्योंकि हो सकता है आप अलकायदा के मेंबर हो सकता है आप उसामा बिन लादेन के चचेरे भाई हो। तो भैया हम आपसे नगद पैसा नहीं लेंगे, आप किसी दोस्त से अपने नाम पे एक 2000 की चेक ले लीजिए, उस चेक को आप हमको दे दीजिए, हम आपके अकाउंट में दोस्त के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करा लेंगे, या किसी फैमिली मेंबर के नाम से चेक दे दीजिए। कैश लेकर सेविंग अकाउंट आप बैंक से नहीं खोलते। इज दैट नहीं क्लियर? तो सर मान लीजिए Yes, किसी sir. कोई दोस्त यार ही ना हो, क्या करोगे? अकाउंट खुलवा के जो बैठो घर पे आराम से। या पहले बैंकों का सिस्टम था, आप जाइए एक एफिडेविट बनवाइए। व्हाट एफिडेविट? जो आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा, उस एफिडेविट के साथ आप कैश दे दीजिए तो हम आपका अकाउंट खोल लेंगे। अब इतनी पंचरबाजी करने अच्छा है किसी जान पहचान वाले को पकड़ो, और भैया एक 2000 की चेक काट के ले लो, मेरे से नगद ले लो तुम, ठीक है, मेरे को बैंक में अकाउंट खुलवाना है, जस्ट टू हैव अ क्लियर आइडेंटिटी। व्हाट ये आरबीआई रूल्स कुछ 5-7 सालों से स्टार्ट हो गए हैं, जब से ये बैंक में धांधलेबाजी बढ़ गई है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? नहीं तो आगे सुनते तो जाइए। तो आपका सेविंग अकाउंट खुल गया। अब आप बैंक से कहें मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे को एफडी करवानी है, बैंक कहेगा ठीक है अब अकाउंट खुल चुका है, अब आप अपने अकाउंट में कैश जमा कर दीजिए। इस पे भी लिमिट है बच्चों, पहले नहीं थी। एक पर्टिकुलर अमाउंट तक तो आप पैसा जमा करा सकते हो, उसके बाद बैंक आपसे हर महीने चार्जेस लेता है कैश जमा करने के। तो आप 1 लाख नगद जमा कर दीजिए कैश, आप एक एफडी का फॉर्म भर दीजिए, काफी बैंक्स में तो ऑनलाइन हो गया है काम, बैंक आपका 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट से निकालकर अपने पास अलग से रख लेगा, और इसको क्या बोलेंगे? टर्म डिपॉजिट। व्हाट? और जब इसकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी, इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल का पैसा वापस कहां चलाएगा? सेविंग अकाउंट में। आपका मन है तो निकालिए, नहीं तो बैंक वाले फिर कोई स्कीम पहनाएंगे आपको। आरडी में क्या होता है? आप एक लमसम मनी सेविंग में जमा कर दीजिए और बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, हर महीने बैंक सेविंग अकाउंट से पैसा आपके रेकरिंग में ट्रांसफर करता रहेगा, या हर महीने कैश बैंक में जमा भी हो जाता है। हर बैंक का अपना अपना काम करने का तरीका है। क्या 12 साल के ऊपर आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, 18 ईयर्स के ऊपर कोई भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, बट आरडी और टीडी आप पैदा हुए बच्चे का भी खुलवा सकते हैं, बट वो गार्जियनशिप में रहेगा, इंडिविजुअल नहीं रहेगा। इंडिविजुअली 12 साल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट खुलेगा, बट ये बेवकूफी होती है खुलवाना, इसमें वो गूगल पे में काम नहीं करता है। समझ में आ गया? और इसमें विड्रॉल की लिमिट भी होती है 2000, 1500, इससे ऊपर आप पर डे विड्रॉ नहीं कर सकते। एटीएम कार्ड पे भी लॉक लगा होता है, तो वो पागलपंती होती है। इट इज बेटर कि अपने पापा का अकाउंट खोलो और खुद उसमें ज्वाइंट हो जाओ। इज दैट क्लियर? तो फुल एक्सेस आपको मिल जाएगा। एल्स 12 साल के ऊपर आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो अगले लेक्चर में बच्चों इसके बारे में मैं और ज्ञान आपको दूंगा, कैसे सेविंग अकाउंट खुलता है। अगले लेक्चर से पहले आपको एक होमवर्क आज दे रहा हूं मैं, आपको अपने नियरेस्ट बैंक में जाना है। आज नहीं, आज संडे बंद होगा, घर के अगल बगल बैंक में, और बैंक जाकर एक सेविंग अकाउंट का फॉर्म ले लेना है। क्या लेना है? फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको सिखा दूंगा कि वो फॉर्म भरा कैसे जाता है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो आज की फाइनेंशियल लिटरेसी की सेवाएं यही होती हैं।